एल नॉट, ये और ये कैंसल, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, माइनस था ना ये। अच्छा फाइनल फॉर्म क्या बन गई, एम ए इज नेगेटिव रो जी ए इंटू एक्स, तो ए क्या आ जाएगा। सर ये प्रूफ में लिखना जरूरी होगा कि एम जी रो जी ए एल नॉट हाँ हाँ ये लाजमी है, लाजमी। साइड कोने में लिख देगा। हाँ कोने में लिखे। अच्छा रो जी ए ओवर एम और इनटू क्या हो जाएगा एक्स। अब हम लिखेंगे सिंस क्या क्या कांस्टेंट है, लिक्विड की डेंसिटी जी ए और एम क्या है कांस्टेंट, सिंस रो जी ए ओवर एम इज कांस्टेंट, सो ए इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। कोई कंफ्यूजन इसमें यहां तक, चलें अब आगे चलते हैं। कॉपी हो गया, कर लो कॉपी। अच्छा अब एक अगली हेडिंग लिखो जल्दी से, हेडिंग ये है कि लिखो फाइंडिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइंडिंग क्या चीज, वेट ज्यादा कम नहीं होता, वेट से ज्यादा नहीं होगा, हो गया तो इसीलिए तो ऑसिलेट कर रहा है। किसको, ज्यादा को पॉजिटिव नहीं लेते बेटा, पॉजिटिव ज्यादा को लेते हैं या पॉजिटिव, पॉजिटिव किसको लेते हैं, positive is the one that is away from the mean position. So the idea is that displacement is always taken to be positive. Anything that is in the direction of displacement will be positive. Anything that is away from the displacement will be negative. बेटा positive negative यूं चलता है, ये है mean position. Displacement is always towards या away. Displacement is always away from the mean position. Anything that is away from the mean position is positive for oscillation. For oscillation, anything that is away is positive, anything that is inwards is negative. ठीक, तो जो एरो होगा बाहर की तरफ वो क्या होगा पॉजिटिव, और जो एरो होगा अंदर की तरफ वो क्या होगा नेगेटिव। आ गई अब समझ, तो ये कन्वेंशन है। अच्छा अब हेडिंग लिखो, लिखो फाइंडिंग, बेटा आवाज ना करो प्लीज, फाइंडिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल बताओ जल्दी जल्दी, finding angular frequency omega, frequency f, and time period capital T of a simple harmonic motion। ये क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में, सिचुएशन चेंज होगी लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है। फाइंडिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उमेश जब मैं कहता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या मतलब होता है इसका, acceleration is directly proportional to opposite of direction, हाँ हाँ, or vibration. vibrations in which acceleration and displacement are directly proportional and their directions are opposite। ये तो हो गई एग्जाम डेफिनेशन, लेकिन इस वर्ड को हम डिफाइन करते ही क्यों हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ वाइब्रेशन ऑन विच इक्वेशन विल अप्लाई। इफ इक्वेशंस आर बीइंग अप्लाइड इट्स एसएचएम, इफ दे आर नॉट अप्लाइड इट्स नॉट एसएचएम। समझ आ गई बात। अच्छा तो finding angular frequency, frequency and time period of a simple harmonic motion, इसको फाइंड करने का मेथड, इसमें लिखो कि you will be given with, आपको दिया हुआ क्या, you will be given with an equation for acceleration। जब भी ये क्वेश्चन होगा आपको एक्सलेशन की इक्वेशन हर वक्त बताई होगी। आपने करना क्या होगा, कंपेयर गिवन इक्वेशन, जिस तरह आप पेपर 3 में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते थे, उसी तरह यहां भी कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन इज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बस आपने ये कंपैरिजन करना होगा। एक एग्जांपल इसकी कर देते हैं, तो जब भी ये क्वेश्चन होगा आपने क्या करना होगा, कंपैरिजन। तो हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फर्ज करें आपको ये कहा हुआ है कि क्वेश्चन लिखें, लिखें फॉर अ
mass spring system or a mass spring system performing or a mass spring system performing SHM. SHM stands for simple harmonic motion. ठीक। अच्छा बेटा, आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो लिखते जाया करो, फिर वीकेंड पे ना मुझे भेज दिया करो। क्लास में होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन वैसे आंसर करने चाहिए, तो लिख के ना एक लिस्ट बना के मुझे भेज दिया करो। वीकेंड पे कुछ टाइम कर देंगे। क्लास में बेटा सिलेबस पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिलेबस पढ़ें तो भी सिलेबस डिले हो जाता है। तो सोचो अगर हम और चीजें पढ़ें तो सिलेबस तो गया ना, तो हमारी लिमिटेशंस हैं, टाइम का मसला होता है। फॉर अ mass spring system performing SHM, A is equal to minus K over M into X। ये आपको डिमांड है। अच्छा, अब आपका काम क्या है? लिखो फाइंड, इसको बल्कि पार्ट्स में लेके चलते हैं। ए पार्ट लिखो, लिखो फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड and frequency, find angular frequency, time period and frequency in terms of K and M। अच्छा, ये इक्वेशन हमने क्लास में इसकी डेरिवेशन की हुई है या नहीं की हुई बच्चों? इस इक्वेशन की डेरिवेशन हम कर चुके हैं या नहीं कर चुके? बेटा सबसे फर्स्ट वन यही था, फर्स्ट वन हमने यही किया था। मैस स्प्रिंग सिस्टम की डेरिवेशन सबसे पहले की थी, उसके बाद हमने की थी सिलेंडर वाली। दो की है, एक था मैस हैंगिंग विद अ स्प्रिंग और दूसरा था सिलेंडर वाला। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, लेकिन अभी उसने खुद बताया हुआ है। तो फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ के एंड एन। अब इसका लिखें आंसर, और जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनका इसी तरह का ही आंसर। आंसर में आप ये लिखें कि सबसे पहले देखो गिवन इक्वेशन, इसके नीचे लिखो जनरल इक्वेशन, गिवन इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। बेटा गिवन एंड जनरल, गिवन इक्वेशन इज जो आपको एग्जामिनर ने बताई हुई है, a is equal to minus k over m into x। दिस इज द गिवन इक्वेशन। ये बेटा है गिवन इक्वेशन। और जनरल इक्वेशन फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, वो हर वक्त सेम होगी। जनरल इक्वेशन है a is equal to minus omega square x, so they are equal, so you write minus omega square x is equal to minus k over m into x। x और x हो जाएगा कैंसल, पीछे क्या रह गया? ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ जी, k ओवर m का अंडर रूट। और प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा मूसा? प्लस माइनस नहीं लगा रहे, बताओ क्यों? बेटा प्लस माइनस नहीं लगा रहे, बताओ क्यों? ओमेगा स्क्वायर इज k ओवर m। जब मैं अंडर रूट कर रहा हूं तो मैं प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहा? ये मेरा क्वेश्चन। क्योंकि ओमेगा की नेगेटिव वैल्यू हम लेते ही नहीं है, या यूं समझ लो कि ओमेगा नेगेटिव नहीं होता। ठीक, ओमेगा हमारे सिलेबस में ओनली इज अ पॉजिटिव नंबर। ओमेगा इज अ मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई प्लस माइनस इज नॉट। समझ आ गई बात? सर ओमेगा अगर नेगेटिव होता तो फिर क्या फर्क? फिर हम प्लस माइनस लेते हैं। अगर ओमेगा नेगेटिव होता तो फिर हम यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ओमेगा वेक्टर नहीं होता। ओमेगा की वेक्टर नेचर हमारे सिलेबस में नहीं है। ओमेगा इज अ वेक्टर बट इट्स वेक्टर नेचर इज नॉट इन सिलेबस। ठीक, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे। अच्छा, अब ये इक्वेशन हमने लिख ली, अब अगला पार्ट क्या होगा? ओमेगा हो गया ना, अब हम आते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? लिखो f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या हम ओमेगा की जगह 2 पाई f लिख सकते हैं? तो लिखो 2 पाई f इज इक्वल टू k ओवर m का अंडर रूट। तो अल्यूमिन f पे क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई k ओवर m का अंडर रूट। इसको उल्टा करेंगे तो ठीक हो गया, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड इज क्या हो जाएगा? 2 पाई ना,
1/2 पाई तो 2 पाई, k ओवर m तो m ओवर k का अंडर रूट। कर लो ये तक, आइडिया समझ आ गया। ये हमारा कौन सा था, ए पार्ट था। अब बी पार्ट में आप कुछ चीजें लिखेंगे और खुद सोच के लिखेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं। अब हम आगे बी पार्ट पे। बी पार्ट में लिखे चेंज, बेटा आवाज ना करो, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। चेंज effect on frequency, effect of that change on frequency, and then you should write effect of that change, effect on time period। अच्छा जी, पहले कॉलम में क्या हो गया, चेंज। दूसरे में क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ दैट चेंज ऑन फ्रीक्वेंसी। तीसरे में क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ दैट चेंज ऑन टाइम पीरियड। अच्छा लिखो, m is डबल, m का मतलब mass of oscillating object। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं m को हैवी करने से ऑसिलेशन स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी? फर्ज करें आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, इक्वेशन से देख लो। m को ज्यादा बड़ा करने से f पे क्या इफेक्ट होगा? जितना हैवी मैस होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। सो हैवी मैस विल हैव स्लो ऑसिलेशन, लाइट मैस विल हैव फास्टर ऑसिलेशन। इक्वेशन के हिसाब से अगर चलें तो m is proportional to 1 over under root of m and t is proportional to under root of m becomes 2 under root times या 1 over under root 2 times, 1 over under root 2 times। और ये समझ, इक्वेशन से देख लिया। इक्वेशन में क्या है, f is proportional to 1 over under root m। अच्छा जब इक्वेशन बना लेंगे फिर इस तरह की वो वेरिएशंस पूछेगा कि इसको चेंज करने से क्या होगा, उसको चेंज करने से क्या होगा, और t पे क्या इफेक्ट होगा। t becomes, बताओ बच्चों, t becomes 2 under root times। ठीक, उसके बाद दूसरा चेंज लिखो, the spring is made stiffer, the spring is made, तो k बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा बेटा? the spring is made, मूसा, the spring is made stiffer, k बढ़ेगा या कम हो जाएगा बेटा आप बताओ? स्टिफर कर दिया स्प्रिंग को तो k पे क्या इफेक्ट होगा? स्टिफर करने से k बढ़ेगा या कम होगा? स्प्रिंग को स्टिफ कर दिया, the spring is made stiffer, बेटा स्प्रिंग पहले लूज था उसको हमने स्टिफ कर दिया है तो k बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? k बढ़ जाएगा। k इज बेसिकली स्टिफनेस, डिफिकल्टी एंड एक्सटेंडिंग। जितना स्टिफ होगा उतना k क्या होगा, ज्यादा होगा। the spring is made stiffer so that, फिजिकली जब स्प्रिंग को स्टिफ करेंगे तो k क्या हो जाएगा, so that k becomes 3 times। आपने k को कर दिया 3 टाइम्स। अब मुझे बताओ k को 3 टाइम्स करने का क्या इफेक्ट होगा? अलीमुइन k का f के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना, अंडर रूट के साथ ही। f is proportional to under root of k। क्या लिखेंगे, f becomes, हाँ f becomes under root 3 times। आती है समझ? नीचे आ जाओ, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, t is 1 over under root k, t becomes 1 over under root 3 times। गुड हो गया। अच्छा सी पार्ट में एग्जामिनर आपसे ग्राफ पूछ सकता है। किसका ग्राफ? फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट बताओ, फलां चीज पे इफेक्ट बताओ, फलां चीज पे इफेक्ट बताओ। वो कहेगा व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद k, बनाते जाओ। व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद अंडर रूट k, व्हाट इज वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी with m, what is variation of frequency with 1 over under root m। जिसके ग्राफ बन जाए मुझे बता दो। अच्छा ग्राफ में अगर उसने कहा हुआ स्केच या प्लॉट तो क्या फर्क पड़ेगा?
स्केच में बस फ्री है स्केच होगा तो फ्री हैंड बना देंगे, प्लॉट होगा तो वैल्यूज भी लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या लिखेंगे, डबल ट्रिपल हाफ, वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे, डबल ट्रिपल हाफ। अच्छा अगर उसने कुछ ना कहा हो तो प्लॉट इज ऑलवेज बेटर, मतलब वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना, अगर अगर स्केच है और आप प्लॉट करते हैं तो इट्स गुड। ज्यादा इंफॉर्मेशन से मसला नहीं है, कम से मसला है। अच्छा एफ और के, तो क्या रिलेशन है, एफ इज, हाँ जी बेटा, एफ और के का क्या रिलेशन है, के अंडर रूट। मूसा ग्राफ की शेप बताओ, एफ डिपेंड्स ऑन अंडर रूट के, ऐसे हाथ से बताओ, यूं यूं यूं, हाँ जी, के अंडर रूट के पावर 1 will go towards a bigger power, will go towards a bigger power, f depends on under root k, it is with k, तो एक्सेस को ऑब्जर्व करना होता है, k का अंडर रूट और k में से k इज बिगर, जो बिगर होता है ग्राफ उस तरफ चला जाता है। बेटा जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना उनको पावर्स को, f is depending on under root k और एक्सेस पे क्या है k, तो k अंडर रूट को k से कंपेयर करो, which one is bigger, k या k का अंडर रूट, जो बिगर होगा ग्राफ उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक, f को नहीं देखना, f किस पे डिपेंड कर रहा है, k के अंडर रूट पे, तो आपने देखना किसको है, f is depending on under root of k, f will change according to under root k, while this axis will change according to k, so variation of k under root, variation of k will have a faster growth। अब समझ आ गई बात बेटा, k की जो ग्रोथ है वो k अंडर रूट से क्या होगी, तेज होगी, इसलिए ग्राफ यूं बेंड कर जाएगा। अच्छा f वर्सेस अंडर रूट k डिपेंड्स ऑन अंडर रूट k, क्या होगा ग्राफ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अच्छा f वर्सेस m, f डिपेंड्स ऑन 1 ओवर m अंडर रूट ना, इनवर्स प्रोपोर्शन में पावर जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, इनवर्स प्रोपोर्शन में शेप वही रहती है, तो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। Some values should be represented, for example at least two values, m और 2m, अगर ये m पे था f, तो कॉमन सेंस यूज करके बताओ कि 2m पे क्या हो जाएगा, हाँ जी बच्चों को, तो 2m पे हो जाएगा f ओवर अंडर रूट, क्या हो जाएगा बेटा, वो है ना अंडर रूट है, तो क्या हो जाएगा f ओवर अंडर रूट, और 4m पे हो जाएगा, 3m पे ना लिखो वैल्यू, 4m पे क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, f ओवर, एक बार देख लो, अंडर रूट है ना, इनवर्स एंड अंडर रूट, m पे अगर f होगा, दिस इज रेफरेंस वैल्यू, m पे f होगा तो 2m पे क्या होगा, f ओवर अंडर रूट 2, 3m पे हमने लिखा नहीं है, 4m पे क्या होगा, f ओवर अंडर रूट 4, तो f ओवर, ठीक। अच्छा f वर्सेस 1 ओवर अंडर रूट m, it already depends on 1 over under root m, so as a result it's a scalar, ठीक हो गया, बन गया ग्राफ। अच्छा वो चीज स्क्वायर रूट की बन गया यहाँ तक, बताओ क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, अंडर रूट पूरा कॉपी हो गया यहाँ तक। अच्छा अब लिखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा, बिकॉज उसकी हम प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं। लिखें क्वेश्चन नंबर 2, for a cylinder oscillating in a non-viscous, what is non-viscous, frictionless, for a cylinder oscillating in a non-viscous liquid, F is equal to negative rho g x, F is magnitude of the storing force. अच्छा अब इस क्वेश्चन में पहला पार्ट, y is, तो रेस्टोरेंट फोर्स की डेफिनेशन हो सकता है आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, y is given oscillation, y is given oscillation SHM, एक तो आपने बताना है कि गिवन ऑसिलेशन SHM क्यों है, इसका स्थान है। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो कि
find frequency of oscillation, find frequency of oscillation in terms of rho g a and m. और क्वेश्चन का देखो थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आपने उस पर सही दिमाग लगाना है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आपने थर्ड पार्ट पे सही सोचना है। थर्ड पार्ट ये है कि if the cross section area of the cylinder, if the cross sectional area of the cylinder is doubled, keeping its volume, ये थर्ड क्वेश्चन सबका गलत होगा, पहले से बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आप सबका गलत होने के 99% चांसेस हैं, इस पे बहुत फोकस करना है। If the cross-sectional area of the cylinder is double, keeping its volume unchanged, then what will be effect on F? ये तीन आंसर करके मुझे दिखाओ जल्दी से। थर्ड का आंसर किसी बच्चे का शायद ही सर एक्स एल नॉट एल फर्स्ट और सेकंड का टाइम देंगे सर यस एरिया और बेटा ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ना। अच्छा बात सुने, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। F इज द फोर्स। पहले स्टेप में F की जगह पुट करेंगे MA, फिर A को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर कहेंगे ये सब कुछ कांस्टेंट है। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये होगा कि आप प्रूव करेंगे A इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x। F की जगह MA, M को उधर ले जाएंगे, सब कुछ कांस्टेंट, A प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x, हेंस SHM। सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन, थर्ड पार्ट में दिमाग लगाओ। वो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, लिक्विड की डेंसिटी है वेरिएबल। ये सुनो, जब सिलेंडर ऑसिलेट करेगा लिक्विड की डेंसिटी इज कांस्टेंट, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन g, सिलेंडर का मास, वो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट नहीं होता। जिस बच्चे को लग रहा है कि थर्ड पार्ट का आंसर आ गया वो हैंड रेज करे ताकि वो पूछे। बताओ सर वॉल्यूम कांस्टेंट बिफोर आफ्टर कटिंग लेंथ, आंसर बताओ। ये भाई कहानी तो ठीक है ना, आंसर तो क्या करूं क्या चीज? आपने सोचने के लिए वक्त देना सर। मैं सोचने के लिए बात कर रहा हूँ, सोचो और आंसर करो। लिखा मैं लिखने के लिए भी बात कर रहा हूँ, लिखो और आंसर। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद है कैपेसिटर। जितना सिलेबस हम कर चुके हैं मिड टर्म के लिए इतना और करें। सर लेंथ L/4 हो जाएगी। लेंथ L/4 की हो जाएगी, एरिया डबल की है, हाफ L/4 रहेगा। L/2। सर ये वॉल्यूम अनचेंज, वॉल्यूम इज A into L ना। मेरा बात सुने, लेंथ डबल होगी या हाफ होगी? मैं एरिया लेंथ क्या होगी? लेंथ हाफ हो जाएगी ना। वॉल्यूम अनचेंज, अगर वॉल्यूम अनचेंज है तो एरिया डबल करने से लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ। सेकंड पार्ट का मुझे यूं बताओ ना कि फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स होगा। मुझे ये नहीं बताना कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बस ये बताना है कि इतने टाइम्स हो गए।
वर्किंग आप खुद। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, पहला दूसरा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। Of course, the same will go. इतना मुश्किल नहीं है, There's no change. Sir, L not, नो चेंज कभी यहाँ से। sir, L not change जाएगा sir. अच्छा, मैं थर्ड पार्ट का आंसर मैं सबसे पहले कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट के आंसर में देखें, आपके पास जो एफ बना है वो है, जो एफ बना है देखो बोर्ड पे, 1/2 पाई रो जी ए ओवर एम अंडर, पहले ये वेरीफाई कर लो, यही बना है, ठीक। अब अगली बात ये है कि m को आप पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया। बेसिकली m and a are not independent, mass and area are not independent, they are dependent. If you have two variables which are dependent, जैसे अगर आप f को a के साथ रिलेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि m भी a पे डिपेंड करता है। तो अगर दो वेरिएबल्स आपस में डिपेंडेंट हो गए तो पहले उनको सिंप्लीफाई करो। एरिया एंड मास आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो ही आप एरिया चेंज करेंगे m के चेंज होने के चांसेस हैं, ठीक। लेकिन एक बात है, वॉल्यूम अनचेंज है ना, जब वॉल्यूम अनचेंज है तो m तो चेंज होगा ही नहीं। क्या कहते हो? अगर वॉल्यूम अनचेंज है तो m फिर चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, f इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ। अब सही हो गया, सो दैट वाज, तो कर देते ना, नहीं किया ना। So that's the last. हाँ, नहीं जाया तो इसलिए था ना, देखो m पे उसका इफेक्ट जा रहा है ना, लेकिन m पे इफेक्ट एरिया का जा रहा है या वॉल्यूम का? वॉल्यूम का ना। तो जब उसने कह दिया कि वॉल्यूम अनचेंज, तो फिर हमने m को इग्नोर कर दिया। अच्छा, अगर ये, अच्छा एक और बात, अगर वो कहता कि लेंथ इज कांस्टेंट एंड एरिया इज डबल, फिर सिचुएशन, फिर अमार अगर वो कहता लेंथ इज कांस्टेंट एंड एरिया इज डबल, फिर अनचेंज्ड। समझ आइए बात। मैं दो कॉलम बना के बच्चों बोर्ड पे, फर्स्ट करें, बेटा बोलो नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट और ए डबल, इसका एक डिफरेंट आंसर होगा। और अगर हो लेंथ कांस्टेंट और एरिया डबल, इसका एक डिफरेंट आंसर होगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैथ पे दोनों केसेस में डिफरेंटली इफेक्ट होगा, जो मैथ पे इफेक्ट है वो डिफरेंट है। इस केस में m क्या होगा? इस केस में m कांस्टेंट होगा, और उसके कांस्टेंट होने की वजह उसमें नहीं होगा, उसमें m भी क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, m भी डबल हो जाएगा, और दोनों का डबल होना क्या कर देगा, काउंटर कर देगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 अंडर रूट टाइम्स, तो हमारे क्वेश्चन में इट वाज 2 अंडर रूट टाइम्स, और वहां पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अनचेंज। अच्छा, मैंने पता है क्यों कहा था कि आपसे नहीं होगा, मुझे लगा कि आप लोगों में से कुछ बच्चों ने ना पास पेपर किया होगा, पास पेपर में ये क्वेश्चन ये वाला आया होगा। समझ आ गई बात? पेपर में उसने एल को कांस्टेंट किया हुआ है, और अभी हमने किसको कांस्टेंट कर दिया था, वॉल्यूम को। वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो 2 अंडर रूट टाइम्स, एल को कांस्टेंट करेंगे तो अनचेंज। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? ये सारा ही कंफ्यूजन है। ये इक्वेशन मिल गई, ये मिल गई ना? तो इसकी बेसिस पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो एम भी कांस्टेंट होगा, फिर ये रिलेशन बनेगा। अगर लेंथ कांस्टेंट होगी, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो एरिया को डबल करने से एम भी डबल हो जाएगा, तो इफेक्ट काउंटर हो जाएगा। क्या चीज? डेंसिटी लगाना मैं भूल गया। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी लगा दूं फिर तो ठीक है ना? समझ आ गई? वो इक्वल लगा के फिर डेंसिटी भी लिखना पड़ेगा। So I got the equation. अब ठीक है, एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ कि मैथ डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है ना? वो डेंसिटी इसलिए मैंने इग्नोर कर दी। आगे समझ? अच्छा, ये वाला पार्ट क्या होगा? A is equal to negative rho g A over mx नेगेटिव x हो गया। अब ये वाला सारा कुछ नीचे वाला तो सिंपल इक्वल। फिर इसका क्या वेरिएशन हो सकता है?
बहुत सारी वेरिएशन है उस में। वो तो देखो जिसका हमने अभी सोचा है उसी का सोचना पड़ेगा। सर वैसे अगर आप इक्वेशन को नहीं देखें तो आप उसके बगैर नहीं आप कर सकते। एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं दैट्स यूनिक वे दैट्स एज पे नथिंग वो हम इक्वेशन से ही कर सकते हैं, नो अदर। तो इंटुइटिव नहीं अक्सर होता है वैसे अक्सर होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। उसमें एक मसला आएगा, जब तुम कॉमन सेंस यूज करोगे तुम्हारे आंसर गलत होना शुरू हो जाएगा। तो मैं उसको जो है इंकरेज नहीं करूंगा ना। तुमने असल में तो एग्जाम में ग्रेड लेना है ना। तुम्हें मैंने पहले भी कहा कि कैम्ब्रिज जो है एक्सीडेंटली कैम्ब्रिज एक रखता है। आपने रिकॉर्ड भी कर दिया सर आप है रिकॉर्ड भी कर दिया रिकॉर्ड भी। कर दिया हाँ हाँ, तो मैं तो हर रोज कहता हूँ, मैंने कैम्ब्रिज को कोई मेल की हुई है कि आप लोग रखता